यूपी स्पेशल के सीरीज में दीप जीएस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और आज हम उत्तर प्रदेश की अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की अपवाह तंत्र में सबसे जो प्रमुख नदियां हैं गंगा और यमुना, हम इन्हीं दो नदियों को पढ़ेंगे और इन्हीं नदियों की सहायक नदियों की सबको समेट देंगे। तो ऐसे में आपका कम समय में ज़्यादा जानकारी आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। कृपया वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। आपके इस वीडियो में आपको ऐसे फैक्ट और ऐसे डाटा को आपको बताया जाएगा जो इसके पहले आपको बिल्कुल पता नहीं होगा। ये मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको नई नई जानकारियां उपलब्ध होगी, जो आपको इतना भारत की नदियों के बारे में इतना जानकारी उपलब्ध होगी कि आप प्रशंसा करेंगे। आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक बने रहें। देखिए, अगर गंगा नदी के बारे में हम चर्चा करें तो गंगा नदी की पहले विशेषताओं से हम चर्चा करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो गंगा नदी की जो विशेषता है, तो सबसे पहले ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी। और अगर इसकी लंबाई की बात करें कितना है, तो इसका जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। उसके बाद अगर हम ये बात करें कि गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजरती है। अगर हम देश की बात करें तो एक भारत, दूसरा बांग्लादेश। उसके बाद अगर हम ये बात करें कि भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपसे कभी न कभी पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर हम ये बात करें कि भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला जो है उत्तराखंड, दूसरा जो है उत्तर प्रदेश, तीसरा जो है बिहार, चौथा जो है झारखंड, पांचवा जो है पश्चिम बंगाल। ये तो आपको वो डाटा आपको उपलब्ध हुआ जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको एक डाटा और जानना चाहिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप परीक्षा की तैयारी करें और चाहे ना करें। उसका वो देखिए, जैसे कि ये डाटा ये है कि जो गंगा जल है, आप इसका पानी आप देखते होंगे दूषित नहीं होता है, खराब नहीं होता है। आपके घर के कोई भी धार्मिक व्यक्ति जब कोई दर्शन करने कहीं जाता है तो गंगा का जल लाता है घर में रखने के लिए। अक्सर इस जल का प्रयोग शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। कुओं और तालाबों का अगर पानी दूषित हो जाता है तो इसको शुद्ध करने के लिए डाला जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसका वैज्ञानिक कारण है, जो गंगा जल खराब नहीं होता उसका वैज्ञानिक कारण ये है कि गंगा जल में एक वायरस पाया जाता है। गंगा जल में एक वायरस पाया जाता है। इस वायरस का नाम होता है बैक्टीरियोफेज। एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। और इसका जो स्ट्रक्चर है, यानी कि उसकी बनावट जो है, वैज्ञानिकों ने बनाया था, ऐसा बनावट है उस वायरस का। बैक्टीरियोफेज वायरस का ऐसा बनावट है। आप स्क्रीन पे उस वायरस को देख सकते हैं आसानी से। हाँ, ऐसा ही वायरस है। इसके बाद इस वायरस की खासियत ये होता है कि ये जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनको ये समाप्त कर देता है। और जब किसी जल में हानिकारक जीवाणु नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है कि वो जल जो है दूषित नहीं होगा। ठीक है। और इसीलिए गंगा जल जो है अपने आप को अपने को खुद प्योरीफाई करता है। इसीलिए गंगा जल कभी दूषित नहीं होता है। उसके बाद गंगा नदी की एक खासियत यह है कि इनको 2008 में इनको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था, गंगा जी को। उसके बाद 2008 में ही जो गंगा नदी का डॉल्फिन है, गंगा नदी का डॉल्फिन जो है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डॉल्फिन ऐसा दिखता है।
जो गंगा नदी डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय घोषित किया गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ये तो आपको गंगा नदी से संबंधित फैक्ट आपके सामने उपलब्ध कराए गए। उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और किन किन राज्यों से, किन किन जिलों से होकर गुजरती है और इनका संगम कहाँ कहाँ पे है, तो ऐसे प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं कि आपका उत्तर प्रदेश के संगम में किन नदियों का मिलन होता है, कन्नौज में किन नदियों का मिलन होता है, पटना में किन नदियों का मिलन होता है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं और ये सब डाटा फैक्ट आपको नॉर्मली, अगर आप थोड़ा सा जिज्ञासु व्यक्ति है तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी, तो ये देवप्रयाग से जब अलकनंदा और गंगोत्री से भागीरथी मिलती है तब ये जाकर गंगा बनती है। लेकिन इसके पहले की जो इतिहास है कि कैसे कैसे ये निकलती हैं, इसके पहले के डाटा है हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि अगर हम सतपथ हिमानी, यहां पे एक सतपथ हिमानी है, हिमानी मतलब होता है ग्लेशियर, सतपथ हिमानी, सतपथ हिमानी यहां से निकलती है अलकनंदा, यहां से निकलती है अलकनंदा, ये अलकनंदा है। आप ऐसे ही बिल्कुल अपने कॉपी में डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि ये इस तरह पेज आप कर लेंगे और यहां से स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही डायग्राम। ऐसे डायग्राम बनाने से आपको लाभ क्या होगा कि जब एग्जाम आप देने जाएंगे तो सिर्फ डायग्राम देख लेंगे, उससे आपको याद हो जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आप डायग्राम बना लें। एक है, देखिए, सतपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा, उसके बाद इस नदी के बाएं तरफ से एक आती है धौली गंगा, एक नदी आती है धौली गंगा, तो एक नदी आती है धौली गंगा, धौली गंगा। तो ये जहां पे मिलते हैं, अलकनंदा और धौली गंगा जहां पे मिलते हैं उनको कहते हैं विष्णु प्रयाग, उनको कहते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। उसके बाद ये अलकनंदा और धौली गंगा मिलने के बाद ये अलकनंदा ही बनी रहती है। तत्पश्चात उसके बाद इसी क्रम में आगे, इसी क्रम में एक और नदी आती है अलकनंदा के बाएं तरफ से, जिसका नाम होता है नंदाकिनी, जिसका नाम होता है नंदाकिनी, नंदाकिनी। और ये जहां पे मिलते हैं अलकनंदा और नंदाकिनी जहां पे मिलते हैं उनको कहते हैं नंद प्रयाग, उनको कहते हैं नंद प्रयाग। और ये नंदाकिनी और अलकनंदा मिलके आगे, यही अलकनंदा ही आगे आ रही है, अलकनंदा नदी ही बन रही है। तत्पश्चात आगे एक और नदी आपको मिलती है पिंडार नदी, आगे इसी क्रम में एक नदी मिलती है पिंडार नदी, और पिंडार नदी और अलकनंदा जहां पे मिलते हैं उसको कहते हैं कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। तत्पश्चात एक केदारनाथ से एक नदी निकलती है, केदारनाथ से, केदारनाथ से एक नदी निकलती है, वो नदी का नाम होता है मंदाकिनी, नदी का नाम जो होता है वो मंदाकिनी होता है। और मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा जहां पे मिलते हैं उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तत्पश्चात ये अलकनंदा बनके ही ये नदी आगे आ रही है। उसके बाद गंगोत्री के गोमुख से, यानी कि गंगोत्री, उत्तराखंड में एक स्थान पड़ता है गंगोत्री, गंगोत्री के गोमुख से
निकलती है भागीरथी। भागीरथी आप ऐसे ही नोट डाउन करेंगे, भागीरथी। और भागीरथी और अलकनंदा जहां पे मिलते हैं उसको कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग। और देवप्रयाग के पश्चात ये नदी बनती है गंगा नदी। इसके पहले ये नदी अलकनंदा आ रही थी। अब देखिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में एक कहानी चलती है, एक स्टोरी चलती है कि जब गंगा जी का पृथ्वी पे आगमन हो रहा था, उनको जब लाया जा रहा था, तो जब भगवान श्री हरि के चरणों से निकलकर जब पृथ्वी पे आ रही थी तो उनका वेग बहुत ज़्यादा था, उनकी गति बहुत ज़्यादा थी, जिससे पृथ्वी नष्ट हो सकती थी, तबाह हो सकती थी। तो ऐसे में कहानी के अनुसार ऐसे में भगवान श्री महादेव ने अपने जटा में, उनको जटा में बांध कर रखा, फिर उसको धीरे से अपने चरणों की तरफ, अपने चरणों की धूल की तरफ से उनको छोड़ा, तब जाकर वो पृथ्वी पे आई। तो आप देखिए जब पृथ्वी पे आ रही थी उनको कहानी के अनुसार, तो उनका नाम था भागीरथी। देखिए गंगोत्री के गोमुख से निकल रहा है तो भागीरथी। उसके बाद ये देखिए केदारनाथ से निकल रही मंदाकिनी, उसके बाद सतपथ हिमानी से निकल रही है अलकनंदा, और धौली और धूल की चरण हमने आपको इसलिए बताया, धूल की चरण का मतलब क्या है, धौली गंगा। ठीक है, तो ये आप स्टोरी पहले समझ लीजिए, कहानी। उसके बाद आप अगर आपको याद करना हो तो देखिए प्रश्न कैसे बन सकता है कि भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गंगा नहीं पूछेगा, क्योंकि गंगा बन रहा है देवप्रयाग से। देवप्रयाग से जब अलकनंदा और भागीरथी का जब मिलन हो रहा है तब गंगा बन रहा है। उसके पहले जो गंगोत्री गोमुख से निकलती है वो भागीरथी निकलती है, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, और सतपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा का और धौली गंगा का जहाँ पे मिलन होता है उनको कहते हैं विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी का जहाँ पे मिलन होता है उनको कहते हैं नंदप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार का जहाँ मिलन होता है उसको कर्णप्रयाग, और अलकनंदा और मंदाकिनी का जहाँ से मिलन होता है उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी का जहाँ मिलन होता है उसको कहते हैं देवप्रयाग, और यही से गंगा का निर्माण होता है। तो ऐसे में आपको प्रश्न कई तरीके से बन सकता है कि जो अलकनंदा निकल रही है, देखिए जैसे कि अलकनंदा है, अलकनंदा के दाएं तरफ से है मंदाकिनी और भागीरथी, अलकनंदा के बाएं तरफ से है विष्णुप्रयाग, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार। इस प्रकार से आपसे प्रश्न बन सकते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि गंगा नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है, भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ से गंगा बनता है। अब ये हम देखेंगे कि गंगा नदी किन किन जिलों से, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और उनमें से कौन कौन से उनकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ तक तो हम गंगा नदी को समझ लिए। उसके बाद आप इसको मिटा देता हूँ जिससे आपको आगे डायग्राम बनाने में आसानी होगा। देखिए गंगा नदी जो है देवप्रयाग, यहां पे देखिए देवप्रयाग है, देवप्रयाग से गंगा नदी बन के निकल रही है। ठीक है, तत्पश्चात देवप्रयाग से ये हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके पहले वो पहाड़ी क्षेत्र में थी। हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। आप यहाँ पे डायग्राम बनाकर लिख लीजिएगा, मैदानी क्षेत्र। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से इनका यूपी में प्रवेश होता है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से। उसके बाद आगे चलने के बाद एक जिला पड़ेगा उत्तर प्रदेश का, कन्नौज जिला में उत्तराखंड से ही एक नदी आती है जिसको कहते हैं रामगंगा एक नदी आती है कन्नौज में। गंगा नदी से मिलने वाली सबसे पहली प्रथम नदी है रामगंगा। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा नदी की सहायक नदियों में सबसे प्रथम मिलन किन नदी का होता है, तो गंगा नदी की सहायक नदियों में सबसे पहला मिलन रामगंगा नदी का होता है, जो कन्नौज जिला में मिलता है, जो उत्तराखंड में मिलता है। तत्पश्चात ये कानपुर से होते हुए ये
होते हुए गंगा नदी प्रयागराज में आकर मिलती है, प्रयागराज में आकर मिलती है, प्रयागराज में ये मिलती है यमुना नदी से। और यमुना नदी को हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। उत्तराखंड के बंदरपूछ में, यानी कि उत्तराखंड के बंदरपूछ में एक यमुनोत्री है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, ग्लेशियर। वहां से यमुना नदी का उद्गम होता है, वहां से यमुना नदी का उद्गम होता है और जो जाकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाता है। इसी में यमुना नदी की सहायक नदियों में जो पहला नदी आता है, जो इंदौर के एमपी से निकलता है, चंबल नदी। चंबल नदी इंदौर के एमपी से निकल रहा है, इंदौर एमपी के इंदौर से निकल रहा है। और इस चंबल नदी की खासियत यह है कि इस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। आप डायग्राम पे देख सकते हैं घड़ियाल का फोटो, और यही घड़ियाल इस चंबल नदी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और जो ये यमुना नदी की एक सहायक नदी है। उसके बाद दूसरे क्रम में इसमें आता है बेतवा, एक बेतवा नदी से मिलती है। बेतवा नदी विंध्य पर्वत से निकलती है, विंध्य पर्वत से। उसके बाद आगे एक नदी मिलती है केन नदी। केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलता है। इसी यमुना की सहायक नदी है केन नदी। केन नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलता है, कैमूर की पहाड़ी से निकलता है। उसके बाद ये यमुना नदी आकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, उसके बाद संगम में यहाँ पे 3 नदियों का मिलन है, गंगा यमुना सरस्वती। सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, यहाँ पे मिलन होता है गंगा और यमुना से। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि गंगा और यमुना का मिलन कहाँ होता है, 3 नदियों का संगम कहाँ है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद ये गंगा नदी बहते हुए गाजीपुर में आती है। गाजीपुर में ये गोमती नदी से मिलती है। गाजीपुर में ये गोमती नदी से मिलती है। गोमती नदी देखिए जो है पहली एक ऐसी नदी है उत्तर प्रदेश की जो मैदानी क्षेत्र से निकल रही है। गोमती नदी पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। ये गोमती नदी पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है पीलीभीत नदी। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे ही डायग्राम बनाते चलेंगे। उसके बाद ये आते हुए आगे बलिया जिला ये सबसे लास्ट है। बलिया जिला में इसका उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये समाप्त हो जाती है। उसके बाद ये छपरा में प्रवेश करती है, बिहार जिले में। छपरा में प्रवेश करती है। छपरा में प्रवेश करने में अब देखिए यहाँ पे छपरा में 2 नदियों का मिलन होता है। देखिए नेपाल से 2 नदी निकलती है, एक नदी निकलती काली, दूसरा निकलता है करनाली। नेपाल से एक नदी निकलती है काली, ठीक, दूसरा नदी निकलती है करनाली। ये नेपाल से निकल रही है। इन नदियों, जैसे काली नदी को भारत में कहा जाता है शारदा नदी, काली नदी को भारत में कहा जाता है शारदा नदी, और करनाली नदी को भारत में कहा जाता है घाघरा नदी। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि करनाली नदी को भारत में क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा घाघरा नदी। कभी कभी पूछ लेगा काली नदी को भारत में क्या कहा जाता है, तो शारदा नदी। ऐसे प्रश्न उल्टे में पूछ सकते हैं कि घाघरा नदी को क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे करनाली नदी, और शारदा नदी को काली नदी। उसके बाद ये काली नदी यानी कि शारदा नदी और घाघरा नदी का मिलन होता है, और ये दोनों नदियां मिलकर घाघरा नदी बनती है, और जो आकर छपरा में गंगा नदी से मिलता है, गंगा नदी से मिलता है। तत्पश्चात
ये नदी आगे जाते हुए छपरा से ये पटना जिला में, बिहार के पटना जिला में एक अमरकंटक पहाड़ी से, मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से, एमपी के अमरकंटक पहाड़ी से एक सोन नदी निकलता है। सोन नदी, पटना में सोन नदी और गंगा नदी का मिलन होता है। तत्पश्चात आगे सोनपुर में गंडक नदी आकर मिलती है। नेपाल से एक नदी आती है गंडक नदी आकर मिलती है। तत्पश्चात उसके बाद कुर्सेला में एक कोसी नदी मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। उसका कारण यह है, शोक नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने रास्ते बदल देती है। जब इसमें बाढ़ आता है तो ये रास्ता बदल कर बहने लगती है, तो बहुत सारे गांव और शहरों को तबाह कर देती है। इसलिए बिहार के शोक नदी के रूप में इसको देखा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद ये झारखंड के साहेबगंज में जाकर, साहेबगंज से होते हुए ये कलकत्ता में फरक्का बैराज से अलग हो जाती है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में आती है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी आती है। जिसको कहते हैं महानंदा नदी, और ये आकर मिलती है फरक्का में, महानंदा नदी। तो आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है। और ये देखिए, ये गंगा नदी में सबसे लास्ट में नदी, सबसे अंतिम नदी महानंदा नदी मिल रही है। तत्पश्चात फरक्का बैराज से ये दो नदियों में विभाजित होती है। पहली नदी होती है हुगली। दूसरी नदी होती है पद्मा। ठीक है। दूसरी नदी होती है पद्मा, और ये पद्मा नदी और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात पद्मा नदी में आगे चल के, पद्मा नदी में ही एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो चीन से आती है। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में जमुना नदी कहा जाता है। जमुना नदी आकर मिलती है पद्मा नदी से। उसके बाद एक नदी आती है मेघना नदी आकर मिलती है पद्मा नदी से। और ये जो तीनों नदियां मिलती हैं, ये आगे बन जाती है मेघना नदी। और ये मेघना नदी जो होती है, ये सुंदरवन में, यानी कि डेल्टा बनाकर सुंदरवन में ही गिर जाती है, डेल्टा बनाकर। तो ये तो हो गया पद्मा, जहां से ये अलग हुआ था। उसके बाद अगर हम हुगली की बात करें तो हुगली में एक नदी मिलती है, जिसको कहते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी हुगली में मिलती है। और उसके बाद ये हुगली नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो अब ये देखिए,
यहाँ पे आपको देखिए ये चीज आपको रिवीजन करने वाली हो गई कि पद्मा नदी जो है गंगा, जो हमारे भारत में गंगा नदी से जाना जाता है, उसके बाद ये जो नदी होती है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है और पश्चिम बंगाल में ये हुगली के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ से जब अलग हो जाता है तो पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दामोदर नदी से मिलते हुए, और बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से जानी जाती है जो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का मतलब क्या है कि आप फिगर पे देख सकते हैं कि डेल्टा कैसा होता है। जब यहाँ से नदी जा रही है तो बहुत वेग होता है उनके अंदर, लेकिन जब लास्ट मुहाने तक आते आते इनकी गति धीमी हो जाती है, तो अपने पास से जो बहाकर कूड़ा कचरा लाए होते हैं वो अपने मुहाने पे छोड़ देते हैं, और मुहाने पे छोड़ने के बाद जो उनकी धाराएं हैं कई धारा में विभक्त हो जाती हैं, और जब कई धारा में विभक्त हो जाती हैं तो जगह जगह पे त्रिभुजाकार बने रहते हैं, त्रिभुजाकार बने रहते हैं। आप डायग्राम पे देख सकते हैं कि कैसा डेल्टा होता है। तो ये तो आपका हो गया कि गंगा नदी का कैसे उद्गम होता है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कैसे बनेंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते, उत्तर प्रदेश में किस जिला से गंगा नदी प्रवेश करती है, तो आपका जो आंसर होगा वो बिजनौर जिले से। उत्तर प्रदेश में किस जिला से निकलती है, तो बलिया जिला से निकलती है। उत्तर प्रदेश में कितना किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में कितना किलोमीटर दूरी तय करती है, तो यूपी में जो है 2510 किलोमीटर जो है तय करती है दूरी। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, तो कन्नौज में मिलने वाली रामगंगा नदी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है प्रयागराज। उसके बाद गाजीपुर में मिलती है गोमती नदी जो फुलहर से पीलीभीत से निकलता है। तत्पश्चात छपरा में मिलता है घाघरा नदी से, पटना में मिलता है सोन नदी से, सोनपुर में मिलता है गंडक नदी से, और कुर्सेल में मिलता है कोसी नदी से। कलकत्ता में ये दो, कलकत्ता में मिलता है महानंदा नदी से, और उसके बाद फराक बैराज से दो नदियों में विभक्त हो जाता है, एक हुगली नदी है और दूसरा पश्चिम बांग्लादेश में जाकर पद्मा नदी बन जाता है। हुगली नदी में दामोदर नदी मिलता है और इसको मध्य प्रदेश की शोक नदी कहते हैं। इस दामोदर नदी में इस दामोदर नदी को मध्य प्रदेश का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाढ़ में अपने रास्ते बदल देती है, जिससे बहुत सारी तबाही आ जाती है। तत्पश्चात पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी गिर जाती है, और पद्मा नदी में आगे चलकर जो ब्रह्मपुत्र, जिसको जमुना नदी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र जाकर बांग्लादेश से मिलती है। उसके बाद मेघना नदी जाकर पद्मा से मिलती है। तत्पश्चात ये तीनों नदियां मिलकर मेघना नदी बनाती है जो सुंदरवन डेल्टा में जाकर गिरा देती है। तो ये तो आपका हो गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर का जवाब। इसके बाद एक अच्छी खासियत ये है बात, ये गंगा नदी और यमुना नदी की, कि 2017 में उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने 2017 में गंगा और यमुना को एक जीवित मानव की उपाधि दी है। जीवित मानव को मतलब कि गंगा और यमुना कानूनी रूप से एक इंसान है। इसका मतलब देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि वो इंसान बना नहीं रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आपके एक मूल अधिकार होते हैं, जीवन का अधिकार होता है, आपको तमाम वो संवैधानिक और कानूनी अधिकार संविधान के माध्यम से मिला है, उसी प्रकार गंगा और यमुना के रक्षण के लिए इनको एक इंसान का दर्जा देकर, मानव का दर्जा देकर कानूनी अधिकार दिया गया है। अब जैसे अगर आपकी हत्या होती है या आपके ऊपर अटैक होता है तो आरोपी के ऊपर 307 या 302 लगता है, तो उसी प्रकार ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा भी कोई भी काम जिससे गंगा और यमुना के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाए, तो उस प्रकार से किए गए कृत्य को एक अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और इनको उसी प्रकार से सजा और दंड दिया जाएगा जिस प्रकार से एक मानव की क्षति कर होने पे एक किसी अपराधी को मिलता है। तो 2017 में जो है उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने ये जो कानून बना दिया गया था, जो जजमेंट दिया गया था कि उनको एक मानव का दर्जा है, तो ये गंगा नदी और यमुना नदी के संरक्षण करने के लिए किया गया। ऐसा प्रावधान लगभग सभी नदियों को करना चाहिए जिससे जो फैक्ट्रियां हैं, जो नाले हैं, जो नदियों को दूषित करते हैं, इस पर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। तो आज हमने गंगा नदी को पूरा अच्छे से पढ़ा परीक्षा के दृष्टिकोण से, और नॉर्मल
डाटा और फैक्ट के माध्यम से भी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। इसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है आप इसको जरूर बताएं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।